हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम बिजनेस लॉ में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को शुरू करेंगे। इसको अच्छे से पढ़ेंगे। मेरे दोस्तों, अगर आप LLB, BA, LLB या आप MBA या BBA या कोई भी ऐसा प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो जिसमें बिजनेस लॉ एक सब्जेक्ट है, तो आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आपके सिलेबस में अगर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है तो दोस्तों हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल पे आप नए हो, क्योंकि हम इस चैनल पर लॉ के रिगार्डिंग डिफरेंट वीडियोस बनाते रहते हैं। सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस की वीडियोस भी हम यहाँ पे बनाते हैं। तो प्लीज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें बिना टाइम वेस्ट किए। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का एक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि इस एक्ट में है क्या और एक्चुअल में ये एक्ट क्यों आया, क्या इसके पीछे बैकग्राउंड है। हम आज इंट्रोडक्शन को देखेंगे। तो मेरे दोस्तों, जैसा कि नाम ये बता रहा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, मतलब कहीं ना कहीं ये पार्टनरशिप को रेगुलेट करता है। कहीं ना कहीं पार्टनरशिप को ये रेगुलेट करता है। मेरे दोस्तों, बिजनेस करने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तो एक पर्सन अकेला बिजनेस कर सकता है, सोल, अकेला वो खुद बिजनेस कर रहा है बिना किसी की हेल्प के। उसके पास पैसा है, कैपिटल है, लैंड है, उसके पास लेबर के लिए खुद अपने आप वो काम करने के लिए रेडी है, और एक पर्सन अकेला बिजनेस कर रहा है। दूसरा, कुछ पर्सन क्या करते हैं, वो अकेले बिजनेस नहीं कर पाते। कारण क्या होता है कि उनके पास पैसा नहीं होता, रिसोर्सेज नहीं होते, उनके पास मैन पावर नहीं होती। तो वो क्या करते हैं, वो आपस में कोलैबोरेशन करते हैं, अपनी एक पार्टनरशिप बनाते हैं और पार्टनरशिप बना के फिर बिजनेस करना वो शुरू करते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर मान लो एक व्यक्ति के पास 2 लाख रुपए हैं, दूसरे के पास 5 लाख रुपए हैं, दोनों ने पार्टनरशिप बनाई और 7 लाख का बिजनेस शुरू कर दिया। 2 लाख का व्यक्ति जो था वो कम लेवल पे बिजनेस शुरू करता, उसे कम प्रॉफिट होता। अब 7 लाख के बिजनेस से ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा लेवल पे वो बिजनेस कर पाएंगे। तो इसीलिए जो पार्टनरशिप है ये सोल ट्रेड बिजनेस का एक इम्प्रूवमेंट है। जब व्यक्ति अकेला बिजनेस नहीं कर सकता ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ मनी, लैक ऑफ कैपिटल, लैक ऑफ लैंड, तो वो दूसरे पर्सन के साथ मिलकर आपस में बिजनेस करता है, जिसको हम पार्टनरशिप बोलते हैं। तो जब 2 व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो कुछ ना कुछ तो चाहिए उनको रेगुलेट करने के लिए। जब 2 लोग आपस में बिजनेस कर रहे हैं तो उनकी कुछ ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए, उनके कुछ राइट्स भी होने चाहिए। उनको उस फर्म को जो ये आपस में लोगों ने इकट्ठे होकर बनाई होगी पार्टनरशिप, उसके रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग क्या प्रोविजंस होंगे, वो कब टूट जाएगी, कब नहीं टूटेगी। तो इन सभी चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास एक लॉ होना चाहिए, क्योंकि अगर लॉ नहीं होगा तो पार्टनरशिप में लोग इकट्ठे काम तो करेंगे, लेकिन वो मनचाहा जो चाहेगा वो करेगा। जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो अपनी ज़्यादा पावर दिखाएगा, जो थोड़ा लो पावर का होगा वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए उनको रेगुलेट करने के लिए पार्टनरशिप का कंसेप्ट आया है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1932 में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट आया। इस एक्ट के आने से पहले हमारे पास पार्टनरशिप तो उस टाइम भी होती होगी, उस टाइम भी लोग आपस में मिलकर बिजनेस करते होंगे। ये तो है नहीं कि 1932 में बिजनेस शुरू हुआ आपस में मिलकर, उससे पहले लोग आपस में मिलकर बिजनेस करते होंगे। तो 1932 के पहले हमारे पास एक एक्ट था जिसका नाम था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। स्टूडेंट्स, ये अभी भी एक्ट है, लेकिन अभी इस एक्ट में काफ़ी प्रोविजंस को रिपीट कर दिया गया है। तो ये एक्ट था हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इस इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो था ये बड़ा ही ज़्यादा वाइडर एक्ट था, बहुत ही ज़्यादा एग्जॉस्टिव एक्ट था, बहुत ही बड़ा एक्ट था। क्योंकि ये जो एक्ट था ना, ये हर प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट को, हर प्रकार के एग्रीमेंट को रेगुलेट करता था, मेरी बात समझने की कोशिश करना। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो था, अगर हम आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि मैंने आपकी गाड़ी लेनी है, जी हाँ मैं सेल करना चाहता हूँ, आपस में कॉन्ट्रैक्ट बन गया, वो भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रेगुलेट करता था। मतलब अगर मूवेबल
प्रॉपर्टी मूवेबल प्रॉपर्टी, अगर कोई व्यक्ति मूवेबल प्रॉपर्टी को सेल परचेज करना चाहता है तो भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रेगुलेट करता था। दूसरा, अगर कोई व्यक्ति गुड्स की सेल परचेज करता था, गुड्स मूवेबल में आ जाती हैं, गुड्स की सेल परचेज करता था तो वो भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही रेगुलेट करता था। और अगर कोई व्यक्ति पार्टनरशिप बनाता था, पार्टनरशिप भी कैसे बनती है, एग्रीमेंट में एंटर होकर। एक्चुअली पार्टनरशिप में दो पर्सन आपस में एग्रीमेंट में एंटर होते हैं। हम एसेंशियल ऑफ पार्टनरशिप पढ़ेंगे अगली वीडियो में, तो उसमें बताऊंगा अच्छे से आपको। तो जब दो पार्टनर आपस में एग्रीमेंट बनाते हैं तो पार्टनरशिप बनती है बेसिकली। तो जो पार्टनरशिप थी, जो एग्रीमेंट बनता पार्टनरशिप में, उसको भी रेगुलेट कौन करता था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 266 तक हमारे पास सेक्शन थे। बहुत वाइडर एक्ट था, लेकिन बाद में एक नीड महसूस हुई कि नहीं भाई, हम एक एक्ट इतनी सारी चीज़ों के साथ डील नहीं कर सकता कि वो जनरल कॉन्ट्रैक्ट के साथ भी डील कर रहा है, वो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट के साथ भी डील कर रहा है। स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, ये एजेंसी, बेलमेंट, प्लेज, उसके बाद आइडेमनिटी, गारंटी, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं हमारे, उससे भी ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डील करता था। सेल ऑफ गुड्स के साथ ये एक्ट डील करता था, पार्टनरशिप के साथ ये एक्ट डील करता था। मतलब इतना बड़ा ये एक्ट बना दिया गया था कि एक नीड महसूस हुई कि भाई हमें अलग एक्ट बनाने पड़ेंगे, सेल ऑफ गुड्स के लिए अलग से और पार्टनरशिप के लिए अलग से, ताकि जो लैकूनाज हैं इस एक एक्ट में वो ख़त्म किए जा सके। तो हुआ क्या, 1930 में जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था ना, उसका सेक्शन 76 से लेकर 123 इन सेक्शंस को, जो कि चैप्टर 7 का पार्ट थे, चैप्टर 7 किसका, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो हुआ क्या, 1930 में सेक्शन 76 से 123 जो चैप्टर 7 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर आते थे, इनको यहाँ से रिपील कर दिया गया, यहाँ से इनको ख़त्म कर दिया गया। और किया क्या गया, एक्चुअल में एक नया एक्ट बना दिया गया जिसका नाम था सोगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। मतलब अब हुआ क्या कि जो गुड्स की सेल, गुड्स मतलब जो मूवेबल प्रॉपर्टी है, हमारे जितनी भी हम लोग कोई चीज़ें परचेज करते हैं, हम मिल्क परचेज करते हैं, हम एप्पल परचेज करते हैं, हम मूवेबल चीज़ों को परचेज कर रहे हैं, हम मोबाइल फ़ोन को परचेज करते हैं, हम सेल करते हैं। अब ये सोगा, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 आ गया, जो उन चीज़ों के साथ डील करने वाला था। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो 1872 था, उसके जो प्रोविजंस थे सेक्शन 76 to 123, इनको ख़त्म कर दिया गया, वहाँ से रिपील कर दिया गया। हुआ क्या, उसके बाद 1932 में 2 साल के बाद ही जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, उसका जो चैप्टर 11 था, चैप्टर 11 था, इसके जो सेक्शंस थे वो थे 239 to 236, 239 to 266। इन चैप्टर्स को, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के इन चैप्टर्स को, जो कि चैप्टर 11 के इन सेक्शंस को 239 to 266 इन सेक्शंस को रिपील कर दिया गया और एक नया एक्ट बना दिया गया जिसका नाम था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो कि पार्टनरशिप को रेगुलेट करने के लिए एक्ट बनाया गया था। मतलब हुआ क्या बोलने का कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत बड़ा था, इसमें ही सेल ऑफ गुड्स एक्ट के प्रोविजन थे, इसी एक्ट में ही पार्टनरशिप के प्रोविजन थे, लेकिन 1930 में सेल ऑफ गुड्स एक्ट को अलग बना दिया गया, 1932 में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को अलग बना दिया गया। आई होप आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक अभी कर दें, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन पर क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें। स्टूडेंट्स, बहुत सारे बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं करते। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें हमारे, ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स, अब हुआ क्या, ये एक्ट बन गया 1932 में। तो अब इस एक्ट की एनफोर्समेंट की बात आती है। एक्ट एनफोर्समेंट में कब आया, तो 1 अक्टूबर 1932, 1 अक्टूबर 1932 को ये एक्ट जो था वो एनफोर्समेंट में आ गया था, इसको एनफोर्स कर दिया गया था। लेकिन इसी एक्ट का जो एक सेक्शन था, सेक्शन 66,
सेक्शन 69, ये जो सेक्शन था ना, ये इमीडिएटली फोर्स में नहीं आया। जैसे ही एक्ट एनफोर्समेंट में आया, ये सेक्शन एनफोर्स नहीं हुआ, बाकी सारा एक्ट एनफोर्स हो गया। ये सेक्शन एनफोर्स हुआ 1 साल के बाद, 1 अक्टूबर 1933। क्वेश्चन राइज होता है, क्यों, ऐसा क्यों? एक्चुअली जो सेक्शन है ये डील करता है कि अगर एक फर्म रजिस्टर्ड नहीं होगी तो उसकी क्या क्या डिसेबिलिटीज़ होंगी, क्या क्या उसकी जो है वो एक फर्म को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी फ्यूचर में अगर कोई फर्म रजिस्टर्ड नहीं होती है। तो जब हमारा एक्ट बना था, इसमें ये बोला गया था कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते नहीं हो, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो तो कुछ एक डिसेबिलिटीज़ है जिसके साथ फर्म को सफ़र करना पड़ेगा। तो जब एकदम से एक्ट एनफोर्स हम कर देते, इस सेक्शन को भी एनफोर्स कर देते, तो जब ये एक्ट बना उस टाइम बहुत से फर्म रजिस्टर्ड नहीं थी, उनको तो मौका ही नहीं मिलता अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने का। तो 1 साल का टाइम दिया गया। जब ये एक्ट एनफोर्स हुआ उसके बाद 1 साल का टाइम दिया गया कि 1 साल तक जो फर्म रजिस्टर करवाना चाहती हैं वो करवा लें। जब 1 साल में उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा ली अपनी पूरी, तो उसके अगले साल 1 अक्टूबर 1933 से 1933 से ये सेक्शन भी एनफोर्स हो गया। अर्थात 1 अक्टूबर 1933 के बाद जितनी भी फर्म्स बनी थी, अगर वो रजिस्टर नहीं हुई होंगी तो उनके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। पर 1 अक्टूबर 1933 से पहले कोई फर्म बनी होगी, वो अनरजिस्टर होगी, तो उसके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा। अब मेरे दोस्तों, ये जनरल से एक इंट्रोडक्शन थी जिसमें आपको पता चला कि पार्टनरशिप एक्ट कैसे आया और ये क्या इसकी हिस्ट्री रही है, क्यों इस एक्ट को बनाया गया, ये एक्ट किसको डील करता है, पार्टनरशिप को डील करता है। अब अगले लेक्चर में जब मिलेंगे तो डिस्कस करेंगे इसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप, कि अगर पार्टनरशिप के इसेंशियल्स क्या क्या होते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो का अंत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हाँ, 1-2 बातें जाने से पहले बता दूँ कि जो एक्ट है ना, ये एग्जॉस्टिव नेचर का नहीं है। एग्जॉस्टिव नेचर का नहीं है। एग्जॉस्टिव नेचर का नहीं है मतलब ये एक्ट अपने आप में कंप्लीट एक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बन गया तो जो पार्टनरशिप एक्ट है अब बस इसी एक्ट को देखेंगे हम पार्टनरशिप को रेगुलेट करने के लिए, नहीं। अगर मान लो ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट किसी पॉइंट पे साइलेंट है, कोई चीज़ हमें नहीं बता रहा, लेकिन वो चीज़ें हमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर पता चलती है। जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पहले था ना 1872 का, अभी भी है, कुछ प्रोविजंस खत्म हुए, बाकी एक्ट तो अभी भी है। तो उस एक्ट में अगर वो प्रोविजन है पर इस एक्ट में वो प्रोविज़न नहीं है तो हम वहाँ से वो प्रोविज़न ले सकते हैं। मतलब ये एक्ट अपने आप में कंप्लीट एक्ट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें इसमें नहीं बताई गई हैं जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से हमें पता चलेंगी, वहाँ से हम लोग वो प्रोविजंस को ले सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, हमारे साथ बने रहें, इसी तरह हमें अपनी सपोर्ट करते रहें। कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू।